So in this video we are going to talk about the themes of the Mayor of Casterbridge. So let's begin. The Mayor of Casterbridge deals with the tragic fall of the protagonist. ये प्रोटैगनिस्ट के ट्रेजिक फॉल के बारे में है, दुखद अंत के बारे में है, जिसका नाम है माइकल हेंचर्ड. इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन रियलिज्म. ये वास्तविकवाद या यथार्थवाद पर भी आधारित है. इन फिक्शन, फिक्शन कहा जाता है एक ऐसी काल्पनिक कहानी. इट शोज, यह दिखाती है ह्यूमन्स सफरिंग, मनुष्य के दुख को, पीड़ा को, ड्यू टू फेट, भाग्य के कारण जो इंसान पीड़ा दुख भोगता है. इट हैज सेवरल थीम्स, इसके बहुत सारे थीम्स हैं, सच एज जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आत्मविनाश, फैमिलियल अफेक्शन, पारिवारिक स्नेह, एंड रोमांटिक लव, और प्रेम भी, लॉयल्टी टू ड्यूटी एंड कमिटमेंट्स, अपने ड्यूटी और कमिटमेंट्स यानी वादे और कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा होती है, लॉयल्टी, वफादारी, ह्यूमन्स एंड नेचर, मनुष्य और उसका स्वभाव, द पास्ट एंड फॉरगिवनेस, अतीत और क्षमा करने की जो क्षमता होती है, एंड कैरेक्टर और चरित्र, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आत्मविनाश. थ्रू आउट द प्लॉट ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के पूरे ही प्लॉट में द प्रोटैगनिस्ट माइकल हेंचर्ड बिहेव्स वेरी अनयूजुअल. वो काफ़ी अनयूजुअल बिहेव करता है, अस्वाभाविक सा, जैसा कि प्रोटैगनिस्ट को नहीं करना चाहिए, एक आम इंसान को नहीं करना चाहिए. ही मेक्स डिसीजंस व्हाइल ड्रंक, एंग्री, प्राउड और जेलस. वो ऐसे क्षणों में फैसला लेता है जब वो ड्रंक होता है यानी नशे में होता है, एंग्री गुस्सा होता है, प्राउड काफ़ी घमंड में होता है, अहंकारी होता है काफ़ी, जेलस या फिर ईर्ष्या में होता है. दीज आर द थिंग्स दैट हार्म हिम, और ये वही चीज़ें हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है, एंड लीड टू द लॉस, और हानि भी. ही लूजेज हिज फैमिली, वो अपने परिवार को खो देता है. फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स संपत्ति, जायदाद, एंड पोजीशन, और जो समाज में जो उनकी पोजीशन थी वो भी वो खो देता है. इन सारी चीज़ों को वो खो देता है. द नॉवेल ओपन्स विथ हिज क्रूअल एक्ट ऑफ सेलिंग हिज वाइफ. नॉवेल की शुरुआत होती है उसके निर्दयतापूर्ण एक्ट से, काम से, सेलिंग हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी बेटी और पत्नी को बेचे जाना. ये स्वाभाविक है, कहीं से भी एक कुकृत्य ही लगता है, खराब एक्ट ही लगता है. ही वॉज नॉट टू ड्रिंक फॉर 20 years. वो शपथ लेता है कि वो अब शराब नहीं पिएगा 21 सालों के लिए. He again starts consuming alcohol after becoming a successful mayor. और फिर वो एक सक्सेसफुल मेयर बनने के बाद शहर का वो फिर से पीना शुरू कर देता है, अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देता है. इट इज हिज अल्कोहलिज्म, ये उसकी पियक्कड़पनी ही है, शराब पीने की आदत ही है, which forces him, जो उसे मजबूर करती है, अगेन टू टेक बैड डिसीजंस, फिर से बुरे फैसले लेने के लिए. सो इसीलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हेंचर्ड इनवाइट्स, हेंचर्ड आमंत्रित करता है, हिज ऑन डिस्ट्रक्शन, अपने ही विनाश को, बाय ग्रोइंग बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को पालकर. अब दूसरे थीम की बात करें, फैमिलियल अफेक्शन. फैमिलियल यहाँ पर हमने लिखा है यानी पारिवारिक, जिसको पारिवारिक कहें, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा. परिवार से बनता है पारिवारिक. स्नेह, दुलार एंड रोमांटिक लव. यहाँ पारिवारिक स्नेह भी आपको दिखता है, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, और साथ ही हमें रोमांटिक लव भी, जो फारफ्रे और ल्यूसेटा के बीच हो, या फिर फारफ्रे या एलिजाबेथ जैन के बीच हो, ये सब देखने को मिलता है. द प्लॉट ऑफ द नॉवेल इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रूथ्स. जटिल सच्चाइयों से भरा पड़ा है. अबाउट फैमिलियल रिलेशनशिप्स. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के शुरुआती हिस्से में, हेंचर्ड विशेज टू रीमैरी सूजन फॉर द सेक ऑफ एलिजाबेथ जैन, एलिजाबेथ जैन के लिए. But once the truth is revealed that she is not his daughter by blood, जब एक बार सच का पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं है खून से, बेटी तो है ही, स्टेप डॉटर हुई, सौतेली बेटी हुई. he starts neglecting her, वो उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, अनदेखा करना. अब यहाँ पर एक और बात आती है, आखिर ये सच पता कैसे चला था उसे. शायद मैंने समरी में आपको नहीं बताया होगा, बट आप जान लें कि उसे पता चला था, जो उसकी वाइफ सूजन थी, जब बेड पर पड़ी हुई थी आखिरी टाइम में, डेथ टाइम में जब बेड पर थी वो, तो अपने साथ एक लेटर छोड़ गई थी वो, जिसमें उन्होंने ये कन्फेस करा था, कबूल करा था
हेंचर्ड से कि ये जो बेटी है वो तुम्हारी बेटी नहीं है, ये न्यूसन की बेटी है। और यहीं से ये ट्रुथ जो है रिवील हुआ था, डिस्क्लोज हुआ था। रिचर्ड न्यूसन ऑल्सो केयर्स डीपली फॉर हिज डॉटर। वो अपनी बेटी की भी बहुत परवाह करता है, रिचर्ड न्यूसन की जहां तक बात करें तो। एंड सो यानी कह सकते हैं हेंचर्ड से ज्यादा परवाह है उसे अपनी बेटी की, और इसीलिए ही कम्स टू कैस्टरब्रिज मल्टीपल टाइम्स। वो बहुत बार आता है, यानी कोई उम्मीद ना होने के बावजूद भी वो कैस्टरब्रिज आता है अपनी बेटी को तलाशने, क्योंकि एक बार बता दिया गया था उसे हेंचर्ड के द्वारा कि आपकी बेटी मर चुकी है, उसके बावजूद वो आया था। सूजन ऑल्सो लाइज टू एलिजाबेथ जेन एंड हेंचर्ड एज वेल। सूजन भी एक समय जो है ये झूठ बोलती है एलिजाबेथ जेन से भी, हेंचर्ड से भी। क्यों बोलती है झूठ? क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से पारिवारिक स्नेह पर खतरा आएगा, यानी ये स्नेह दुलार जो है खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड करें रोमांटिक लव क्या है इसमें, तो उसको भी समझते हैं। इन एडिशन टू फैमिलियल लव, फैमिलियल लव तो है ही, मेनी कैरेक्टर्स चूज रोमांटिक लव। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो परिवार से बढ़कर प्रायोरिटी देते हैं किसको? रोमांटिक लव को। जैसे आप बात कर लें एलिजाबेथ जेन की। लव हैज बीन प्रेजेंटेड अगेंस्ट ड्यूटी एंड लॉयल्टी। और एक और बात कि लव को यहां पर ड्यूटी और लॉयल्टी से दूर कहीं दिखाया गया है, और ये अक्सर होता है समाज में जो है। नहीं, जैसे ही मान लीजिए लव की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो इसे गुनाह के तौर पर ही देखा जाता है। इट इज लव, और ये प्रेम ही है, विच टीयर्स फारफ्रे अवे फ्रॉम एलिजाबेथ जेन, जो उसे एलिजाबेथ जेन से अलग कर देता है। अब समझिए, लव गलत नहीं है, लेकिन समाज इसे गलत समझता है, इस वजह से उसे एलिजाबेथ जेन से अलग होना पड़ता है। ही फॉल्स फॉर लिसेटा टू स्ट्रांगली टू रेसिस्ट, और फिर वो लिसेटा के प्रेम में पड़ जाता है, खुद को रोक नहीं सकता। दस इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि फैमिलियल अफेक्शन एंड रोमांटिक लव आर मेजर कंसर्न्स ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के ये दो जो है प्रमुख कंसर्न्स हैं, मुद्दे हैं, इशूज हैं। द पास्ट एंड फॉरगिवनेस, दोनों ही हमारे जीवन के अहम पहलू होते हैं। पास्ट अतीत जिस पर हमारा वर्तमान निर्भर करता है, और फॉरगिवनेस कहा जाता है कि जितना क्षमा करना हम सीख जाएं उतने ही हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि क्षमा करने का मतलब होता है आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे नहीं, और ये फॉरगिवनेस होना चाहिए। वैसे सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। द डार्कनेस ऑफ पास्ट नेवर लीव्स अस, जो अतीत की जो अंधेरा होता है, अतीत का जो अंधकार होता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ती, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, वो हमें हमेशा जो है हमारे साथ साए की तरह होती है। इट कॉजेज सफरिंग, और यही हमारे तकलीफ का कारण बनती है, एंड वायलेंस, और इस वजह से हमारे साथ हिंसा भी होता है, हम हर्ट भी होते हैं, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, शारीरिक तौर पर भी और भावुक यानी मानसिक तौर पर भी, मेंटली भी कह सकते हैं। हेंचर्ड डिजायर्स फॉरगिवनेस एंड इवन रिसीव्स इट। हेंचर्ड सबसे चाहता है कि वो उसे सब क्षमा कर दें, और यहाँ तक कि उसे किया भी जाता है। फारफ्रे आल्सो फॉरगिव्स हिम फॉर हिज बिहेवियर, यहाँ तक कि फारफ्रे जो कि उसका कट्टर दुश्मन था, जिसे कह सकते हैं उसने निकाल दिया नौकरी से, बेटी से अलग कर दिया एलिजाबेथ जेन से, उसके लिए भी इसका बिहेवियर अच्छा था। एंड इनवाइट्स टू लिव विथ हिम, वो इनवाइट करता है एक समय में, या आइए आप मेरे साथ रह सकते हैं, आप यदि अकेला महसूस करते हैं तो आप मेरे घर आइए। एबेल व्हिटल, अब यहाँ पर एक और नाम जिसकी चर्चा मैंने शायद समरी में भी करी होगी, या नहीं की तो आप जान लीजिए कि एबेल व्हिटल जो है एक उसका एम्प्लॉय रहा था, वर्कर रहा था, जिसे कि अपने कार्यकाल में जब वो बॉस था, हेंचर्ड बिजनेसमैन जब था वो, तो उस टाइम में उसे एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया था। शायद वो काम पर लेट से आया था, तो उसे कह सकते हैं कि विदाउट पैंट्स उसे काम करवाया था खेत में एक दिन के लिए। तो समझ सकते हैं कितना क्रूअल बिहेवियर हुआ ये। उसके बावजूद एन एम्प्लॉय ऑफ हिम, जो कि उसका एक कर्मचारी था, ऑल्सो फॉरगिव्स हिम, वो उसे माफ कर देता है इन द फाइनल आवर्स ऑफ हिज लाइफ, जीवन के आखिरी घड़ी में। ही इज द ओनली वन, वो एक अकेला होता है, हु वॉज विथ हेंचर्ड इन फाइनल आवर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने मौत की घड़ी में आखिरी में वो सिर्फ पाता है किसको? एबेल व्हिटल को ही। द ओनली कैरेक्टर हु डज नॉट फॉरगिव हिम इज एलिजाबेथ जेन, और जो एकमात्र कैरेक्टर जो उसे माफ नहीं कर पाती है वो है एलिजाबेथ जेन, क्योंकि वो जैसे ही जानती है कि उसके पिता ने उससे झूठ कहा है, हेंचर्ड ने उससे झूठ कहा है, वो कह सकते हैं कि वो पिता के प्रति यानी हेंचर्ड के प्रति बहुत ही ज़्यादा
क्रूअल हो जाती है एट अ मोमेंट, तो ऐसा बिहेव करती है वो। हर फॉरगिवनेस कम्स टू लेट, और माफ़ कर भी पाती है तो वो तब तक ज़्यादा बहुत देर हो जाती है, टू कीप हिम अलाइव, और वो जिंदा बचते ही नहीं है क्षमा को प्राप्त करने के लिए। कैरेक्टर की बात करें तो ये भी एक अहम हिस्सा होता है, इससे आप प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ। चरित्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, हमारा चरित्र कैसा है, और इस पर हमारी ग्रोथ, हमारे जीवन की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सब इसी से जुड़ी होती हैं। हेंचर्ड्स कैरेक्टर इज नीदर गुड नॉर इविल, उसका चरित्र ना ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्या, ना ही अच्छा है ना ही बुरा है यदि ओवरऑल देखा जाए तो, बट कॉम्प्लेक्स, लेकिन जटिल है, मुश्किल है, यानी ऐसे फैसले कॉमन मैन तो नहीं लेता। ही मेक्स हिज इम्पैक्ट ऑन एवरी कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, वो अपना प्रभाव नॉवेल के हर कैरेक्टर पर छोड़ता है। द कॉज ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन, उसके विनाश का जो कारण होता है, इज हिज सेल्फ हार्मिंग पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी है सेल्फ हार्मिंग वाली, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली। इट लीड्स हिम टू आइसोलेशन और सॉलिट्यूड, और यही उसे अकेला कर जाती है। एंड पॉवर्टी, और गरीबी भी, एंड इवेंचुअली डेथ, और अंततः मृत्यु भी देती है उसे, उसकी जो सेल्फ हार्मिंग पर्सनैलिटी है इस वजह से। ही ऑलवेज प्रेफर्स एंड गिव्स प्रायोरिटी टू हिज पर्सनल हैप्पीनेस, वो हमेशा ही चुनता है अपनी व्यक्तिगत खुशी को, पर्सनल हैप्पीनेस को, यानी कह सकते हैं काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन ही इज। सेम इज द कैरेक्टर ऑफ लिसेटा, लिसेटा का भी ऐसा ही कैरेक्टर है। हु लीव्स हेंचर्ड, जो हेंचर्ड को छोड़ देती है फॉर हर ऑन कंफर्ट, अपनी खुशी के लिए। हिज कैरेक्टर इज वेरी कंट्रास्टिंग टू द टाइटल ऑफ द नॉवेल। हिज यहां पर आया है हेंचर्ड के लिए कि उसका जो कैरेक्टर है वो काफी कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, यानी बिल्कुल विपरीत, उल्टा। देखिए टाइटल में हमने पढ़ा है ए मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्रवान आदमी, वो कहीं से चरित्रवान लगता है क्या, नहीं ना। इट सीम्स दैट द ऑथर हैज यूज्ड इट इन आयरनिक वे, कि ऑथर ने इसे जो है आयरनिक वे में, यानी हास्यात्मक अंदाज में यूज किया है, मजाक बनाया है। इन द 19th सेंचुरी अ मैन ऑफ कैरेक्टर मींट, और 19th सेंचुरी की बात करें तो एक चरित्रवान आदमी का क्या मतलब होता था, ए मैन ऑफ वेल्थ, पैसे वाला आदमी, पावर, सत्ता, ताकत वाला आदमी, एंड रेप्यूटेशन, और प्रतिष्ठा वाला आदमी। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, द ऑथर हैज यूज्ड द टर्म इंटेंशनली, कि ऑथर ने जो है जानबूझकर ऐसे टर्म का प्रयोग किया है, यानी एक आयरनिक वे में कह सकते हैं, एक हास्यात्मक अंदाज में, मॉकिंगली कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। आई होप आपको इसकी थीम समझ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।